नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 जुलाई 2023 के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल की तरह आज भी जो करंट अफेयर्स की न्यूज है वो विनीत सर डिस्कस करेंगे। कल से मैं ओवरऑल रेगुलरली जो अपनी एडिटोरियल और करंट कंबाइंड वीडियो है वो लेके आता रहूंगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2023, इसको मैंने होलिस्टिकली कवर करवाया है। फिर स्टैंडिंग अप फॉर द नेशनल एंथम, अक्सर कर आप देखो कि इंडिया के बहुत से शहरों में सिनेमा थिएटर्स में पिक्चर शुरू होने से पहले जो नेशनल एंथम को बोला जाता है उसके लिए लोगों को खड़ा होना पड़ता है, तो कुछ लोग नहीं खड़े होते हैं, तो उस चक्कर में कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है। इन्फोर्समेंट ऑफ पेट्रोटिज्म को लेके क्या चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। ड्यू प्रोसेस क्लॉज और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में इस ड्यू प्रोसेस क्लॉज और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के डिफरेंसेस को डिस्कस किया गया है और इंडिया के अंदर बेसिकली लोगों की फ्रीडम को सेफगार्ड करने के लिए कौन ज्यादा इफेक्टिव रहा है, इसके बारे में बात की गई है। तो इसको मैंने डिटेल में समझा रखा है। क्रिमिनल डेफेमेशन इन इंडिया, इसकी डिटेल्ड पीडीएफ और लेक्चर। वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन स्कीम फॉर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट, चूज अ न्यू पैलेट फॉर इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 के रिस्पेक्ट से भी बहुत सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अक्सर कर मैं कवर करवाता हूँ। डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इसके साथ साथ इसकी डिटेल पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है। सिर्फ लेक्चर में तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, पीडीएफ भी आपको डिटेल मिल जाएगी आपके नोट्स मेकिंग के लिए। नोट्स में क्या क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। बहुत दिन से 3-4 दिन से बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करिए, रिसेंटली न्यूज में रहा है, ये भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। और बॉर्न क्लाइमेट मीट। उसके साथ साथ जीएस पेपर 1 का बुद्धास टीचिंग्स एंड इज रेलेवेंस टू मॉडर्न यूथ। देखिए, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मेरे मेंटरशिप कोर्स में आज और कल में अपलोडेड मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें से 8 वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, 4 से 5 बाकी हैं जो कि आज मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। कल शाम तक फाइनली ये सब टॉपिक्स आपको मेंटरशिप कोर्स में लाइव मिलेंगे। तो आप चाहें तो इस मेंटरशिप कोर्स को रेफर कर सकते हैं। बहुत ईजी है इसको एक्सेस करना। मेन कंटेंट सेक्शन में आएंगे तो मेन पेज पे सारी आपको क्या लो टॉपिक्स अपलोडेड मिलेंगे। वो अलग बात है कि आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। अब ये स्क्रॉल डाउन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं इसके उसको। ये कोर्स कंप्यूटर पे भी एक्सेसिबल है। हाँ, अगर आप ऐप से एक्सेस कर रहे हो तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना मुश्किल हो सकता है। उस केस में आप फोल्डर वाइज रेफर कर सकते हो। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। जो लोग ओवरऑल नया ही कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो वो 4 फोल्डर्स पे टारगेट कर सकते हैं। एक तो थीम बेस्ड टॉपिक्स, एक मेंस करंट टॉपिक्स। तो अभी इन 2 फोल्डर्स पे मेन अपलोड हो रहा है। इसके साथ साथ वीडियोस अपलोड हो रही हैं आपकी एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज में, और उसके अलावा प्रीलिम्स टिडबिट्स, मेन टिडबिट्स। तो ये मेन फोल्डर अभी के लिए आप रेफर कर सकते हो। जब कोई नया फोल्डर नए अपडेट के साथ में लेके आऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर माय मेंटरशिप कोर्स अगर दोस्तों आपको पढ़ाई करना है एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत डिटेल में और बहुत मेहनत के साथ इन पीडीएफ्स को और इन लेक्चर्स को डिवाइस किया गया। तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज के अपने पहले टॉपिक पे बात करते हैं 27 जुलाई के एडिटोरियल एनालिसिस के, और वो है आपका शेडिंग मोर लाइट ऑन द डेब्ट डिलेमा। भैया देखिए, यहां पे बात हो रही है पब्लिक डेप्ट के बारे में। भारत सरकार ने जो डेप्ट उठा रखा है मार्केट से उसके बारे में। फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेप्ट इंडिया के अंदर बढ़ा हुआ है और लंबे समय से हमारे लिए टेंशन की बात है। फिर चाहे वो प्राइमरी डेफिसिट हो, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, सरकार की लगातार कोशिश रहती है कि कैसे ना कैसे करके हम इसको कम कर ले। और कोविड 19 से पहले ही देखो तो आप इंडिया में डेप्ट लेवल ज्यादा था। इनफैक्ट पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में डेप्ट लेवल ज्यादा है। और पेंडेमिक के बाद ये डेप्ट लेवल और बढ़ गया, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होने के चलते जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी, इनकम टैक्स जो आता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आता था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ही बंद हो गई कोविड 19 की वजह से। तो टैक्स कहां से आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार की इनकम बंद हो गई बट खर्चा बढ़ गया। लोगों का वेलफेयर तो आपको करना ही है, माइग्रेंट्स का वेलफेयर तो आपको करना ही है। तो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट का नंबर बढ़ा हुआ नजर आएगा। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2020-21 में 13.3% पे पहुंच चुकी थी, जिसको हम सरकार 3-4 साल पहले तक 3.5% पे लिमिट करना चाह रहा था। वो 13.3% पे पहुंची थी। और जो एग्रीगेट पब्लिक डेप्ट था वो 89.6% पे पहुंचा था। ये एग्रीगेट पब्लिक डेप्ट मतलब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ने जो डेप्ट उठा रखा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये कितना था? 89.6%। फिर पेंडेमिक के बाद इकोनॉमी रिकवर हुई और आप देखो तो जो
फिजिकल डेफिसिट है वो 13.3% से 8.9% पे आ गई, लेकिन डेप्ट अभी भी ओवरऑल 85.5% ऑफ जीडीपी पे है, मतलब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार का डेप्ट मिला के। ओके, अब देखिए क्या है, आगे आने वाले समय में डेप्ट लेवल थोड़ा बहुत सुधरेगा और कम होगा, इस बात के चांसेस देखिए कम है। वजह क्या बताई जा रही है? 2023 में बहुत से राज्यों में इलेक्शन शेड्यूल्ड है, 2024 में जनरल इलेक्शन शेड्यूल्ड है, तो इन इलेक्शंस में तो खर्चा होगा ही होगा, प्लस इन इलेक्शंस में इलेक्शन जीतने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत खर्चा करेंगी, नई सारी स्कीमें लॉन्च होंगी। उसके साथ साथ आप देखो जो नई पार्टियां चुन के आएंगी वो अपनी चुनने को जस्टिफाई करने के लिए लोगों के सामने बहुत सारी नई स्कीमें लॉन्च करेंगी, तो फार्मर्स वगैरह के लोन माफ कर दिए जाएंगे, बहुत प्रकार की सब्सिडी बांटी जाएंगी, तो इसमें तो देखो भाई खर्चा होता ही है ना। तो डेप्ट बर्डन को यहां रोक पाना इमीडिएट टर्म में लग रहा है बहुत मुश्किल। ठीक है, ये चीज बताई जा रही है। फिर अगर आप देखो फाइनेंशियल रिप्रेशन की यहां पे बात हो रही है, ये क्या बोलना चाह रहा है थोड़ा समझाने की आपको कोशिश करता हूं। द डेप्ट डायनेमिक्स इक्वेशन स्टेट्स दैट when there is no primary deficit, fiscal deficit in the year excluding the past legacy of interest payments, if the growth rate of GDP exceeds the effective interest rate paid on government bonds। अब सबसे पहले आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है। देखिए, डेफिसिट क्या है, आपका जो फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, ये ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट है कि भैया आपकी जितनी कमाई है, टोटल जितना आपके पास पैसा आया, रेवेन्यू आया, और जितना आपने यहां पे एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू से ज्यादा होता है, और एक्सपेंडिचर करने के लिए हमें मार्केट से थोड़ा बहुत उठाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सरकार खर्चा कर रही है 200 रुपए का और सरकार की कमाई है 150 रुपए की, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा सरकार को मार्केट से उधार उठाना पड़ेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं डेप्ट को दर्शाती है क्या, आपकी फिजिकल डेफिसिट। लेकिन फिजिकल डेफिसिट के अंदर एक टर्म होता है प्राइमरी डेफिसिट। बेसिकली होता यह है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए सरकार ने पहले मार्केट से उधार उठाया, ट्रेजरी बिल्स इशू किए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू किए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की, तो सरकार ने उधार उठाया, तो वो पैसा उधार उठा लिया, लेकिन उस उधार के ऊपर आगे बहुत सालों तक सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना, वो भाई इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी। अगर आप देखो ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट पेमेंट कंस्टिट्यूट करती है इंडिया की 5% जीडीपी और 25% रेवेन्यू रिसिप्ट। जितनी रेवेन्यू रिसिप्ट इंडिया के अंदर आ रही है 25% तो इंटरेस्ट पेमेंट में चली जाती है। मतलब हमने जो पुराना उधार उठा रखा है पहले सरकार ने, उस उधार का इंटरेस्ट तो हर साल आप चुकाओगे ना, तो वो तो जो टैक्स से पैसा आ रहा है उस पर ही चुकाओगे ना। समझ गए बात को? तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट में से वो पैसा जो कि आप इंटरेस्ट पेमेंट में दे देते हो वो हटा देते हो, तो बचती है प्राइमरी डेफिसिट। तो बेसिकली क्या हम प्राइमरी डेफिसिट कम कर पा रहे हैं? तो यहां पे लॉजिक ये दिया जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अगर भारत की सरकार की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़ती है, और भारत का सरकार समझिए भारत की सरकार की जीडीपी ग्रोथ रेट मान लीजिए 8 से 9% पे बढ़ती है, और जितनी भारत सरकार इंटरेस्ट पेमेंट दे रही है अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे वो 8 से 9% से कम है, तो लॉन्ग टर्म में हमारी जो डेफिसिट है वो कम होगी, एटलीस्ट हमारी प्राइमरी डेफिसिट तो देखिए कम होगी। समझिए बात को, भारत की सरकार की जीडीपी बढ़ी 8 से 9%, तो इससे हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं? इससे हम लॉजिक ये लगा रहे हैं कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा, जीएसटी रिसीट्स बढ़ेगी। इसको आप बोलते हो टैक्स बॉयंसी। ये सब यहां लिखा नहीं, मैं अलग से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। टैक्स बॉयंसी का मतलब होता है कि अगर ओवरऑल जीडीपी का लेवल बढ़ रहा है उसके प्रोपोर्शनेट टैक्स कलेक्शन का लेवल कितना बढ़ रहा है, इसको आप बोलते हो टैक्स बॉयंसी। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में देखो, तो अगर भारत की सरकार की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है तो उसके साथ हम ये एज्यूम करते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है इनकम टैक्स का, जीएसटी का, वो भी बढ़ रहा होगा। सॉरी दोस्तों अगर आपको पीछे से आवाज आ रही हो, मुंबई है, पानी बरस के रह गया, लगातार बरस रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो हो सकता है पीछे से आपको बारिश की बूंदें गिरने की आवाज आ रही हो, तो रियली सॉरी फॉर दैट अगर उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। तो टैक्स बॉयंसी हमने देखा, जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ा, उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा। अब उसके साथ साथ अगर आप देखो तो हम मतलब सरकार जो उधार उठाती है मार्केट से, सरकार कैसे उधार उठाती है? तो ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। उसको मेरे आपके जैसे लोग आरबीआई और जो भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है मार्केट में वो खरीदते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स खरीदते हैं। इसके ऊपर भारत सरकार को इंटरेस्ट देना है। अगर ये इंटरेस्ट हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है तो ऐसा बोला जाता है कि लॉन्गर टर्म में जो प्राइमरी डेफिसिट है वो कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके ओवरऑल जो हमारा उधार है वो कम होने लगेगा। तो सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ओवरऑल हमारी जो सरकारी उधार है उस पर जो हम इंटरेस्ट रेट पे करते हैं उससे ज्यादा रहे।
लेकिन ऑथर का यहां पे बोलना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि अगर आप ऐसे आर्टिफिशियली चीजों को बदलने की कोशिश करोगे तो आप मार्केट डायनेमिक्स से खिलवाड़ करोगे, और जब आप मार्केट डायनेमिक्स से खिलवाड़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव इंपैक्ट डालेगा, फाइनेंशियल मार्केट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ये बात यहां पे बोली जा रही है। तो जो लॉजिक दिया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा रखो, उससे टैक्स बोयेंसी ज्यादा रहेगी, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम रखो जीडीपी ग्रोथ रेट से, अगर ये आर्टिफिशियली सरकार करने की कोशिश करती है तो फाइनेंशियली मार्केट डिस्टॉर्ट होंगे। क्यों डिस्टॉर्ट होंगे? बहुत सिंपल बात है भाई, देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे भारत सरकार को जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो किस बात पे डिपेंड करता है? भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी पे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहां पे जो खरीदने वाला है उन बॉन्ड्स को उसे इंटरेस्ट पे करना है, तो अगर उसको क्रेडिबिलिटी भारत सरकार के बॉन्ड्स की एक लिमिट से ज्यादा लगेगी तभी वो कम इंटरेस्ट पे लेगा, नहीं तो किसी फॉरेन कंट्री में जाके किसी और कंट्री का बॉन्ड ले लेगा, फॉर एग्जांपल यूएस में जाके फेडरल रिजर्व का बॉन्ड ले लेगा। समझे बात को? तो मतलब अगर भारत सरकार ये कोशिश करती है कि हम अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को जो अपने बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे ज्यादा रखते हैं तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल मार्केट्स पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। फिर आगे बात करते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं 5% ऑफ जीडीपी और 25% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, ये बेसिकली एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है इससे ज्यादा है। और खास बात दोस्तों ये कि अगर हम ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो जो मच नीडेड एक्सपेंडिचर्स हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रीन ट्रांजिशन करने के लिए जो इमर्जिंग प्रायोरिटीज उस पर जो खर्चा करना है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। एक कंसर्न का इशू यहां पे ये है कि पंजाब, केरला, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, अगर आप यहां पे देखो तो ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पब्लिक डेप्ट है। पंजाब के अंदर जो डेप्ट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रेशियो है 48.9% है, वेस्ट बंगाल में 37.6%, राजस्थान में 35.4%, केरला में 33%। तो बात यह है दोस्तों कि अगर डेप्ट किसी एक पर्टिकुलर सरकार का ज्यादा है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर डेप्ट को चुकाने में जो इंटरेस्ट पेमेंट देनी है, जो खर्चा करना है वो एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है सरकार के पास, तो सरकार की जो कैपेबिलिटी होती है आने वाले पैसे के थ्रू डेवलपमेंट करने की, सोशल वेलफेयर करने की, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरा, अगर कोविड-19 जैसा कोई शॉक आ गया तो सरकार के पास मार्केट से और पैसा उठाने के अलावा कोई वो कह लो ऑप्शन नहीं बचता। और चूंकि अभी फिस्कल डेफिसिट को लेकर सरकारों के ऊपर केंद्र की सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो राज्य जिनके पहले से उधार ज्यादा है उनके लिए थोड़ी और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ठीक ना? फिर यहां पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया के अंदर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का रखना है 18%, कैश रिजर्व रेशियो रखना है 4.5%, और जो बचा कुचा पैसा बचता है उसमें से 40% बांटना है प्रायोरिटी सेक्टर को। तो प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो बैंकिंग का काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उनके पास कैश को मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के पास घुमाया जाए, इस बात को लेकर सारा लेवरेज अवेलेबल नहीं। बहुत सा पैसा उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सीआरआर और एसएलआर में साइड रख देना है और बचा कुचा उनको प्रायोरिटी सेक्टर में घुमाना है। तो जो बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रिसोर्सेज बचते हैं बैंक के, वो बहुत कम हो जाते हैं, जिसके चलते अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मार्केट से जाके पैसा उठाता है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ जाती है। फिर अगर आप देखो तो अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है तो डेप्ट का जो इंटरेस्ट पेमेंट का क्वांटम है वो भी आगे बढ़ सकता है, तो उसके चलते जो सोवरेन रेटिंग हो जाएगी इंडिया की, वो रेटिंग एजेंसीज थोड़ा थोड़ा कम कर देंगी। तो इससे बताया जा रहा है कि कैसे भाई आज की डेट में अगर आप ज्यादा उधार उठाते हो तो कल की डेट की आप कह लो रेस, मतलब आप कह लो ह्यूमन नीड्स के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो। क्योंकि समझिए सरकार लॉन्ग टर्म टैक्स उधार उठाती है, मान लीजिए कोई 20-25 साल का उधार उठाया सरकार ने, तो वो उधार तो आज उठाया, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो आगे आने वाले लंबे समय तक हम लोग चुकाते रहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन उस पर्टिकुलर डेप्ट को झेलेगी। तो बेसिकली इस प्रेजेंट फिस्कल एनवायरनमेंट में डेप्ट को कम किया जा सकता है। तो देखिए जो कंसोलिडेटेड डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 58.2% रिकमेंड किया 14th फाइनेंस कमीशन ने 2019-20 में, उसको अचीव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि भाई कितना चल रहा है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 89% पे चल रहा है। 2020-21 में ओवरऑल टोटल डेप्ट भारत सरकार का और राज्यों का चल रहा है 89.7%। ठीक है ना? ये 2020-21 की बात हो रही। भले 2021-22 में नॉमिनल जीडीपी 18.5% पे बढ़ी, लेकिन ओवरऑल जो डेप्ट रेशियो था वो 85.7% पे आया, 89.7 से 85.7%, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि यूनियन गवर्नमेंट जिसका आप कह लो डेफिसिट है 43.6% 2015 में, ये 2015-16 में डेप्ट की बात हो रही, इसको 36.3% पे लेके आएगा।
राज्यों को हम 22% पे लेके आएंगे। जो एग्रीगेट पब्लिक डेप्ट है ये 74.3% पे आ गया था 2019-20 में, लेकिन ये वहां पे टिक नहीं पाया, अभी के लिए 90% के आसपास चल रहा है। तो अभी के पब्लिक डेप्ट के हिसाब से देश के हर इंसान के ऊपर 1,64,000 रुपए का कर्जा है, ठीक है ना। जो हाई प्राइमरी डेफिसिट है जीडीपी की 3.7% 2022-23 में, जो बजटेड एस्टिमेट है 3% 2023-24 में, ये एलिवेटेड है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसको कम करने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन करने की जरूरत है, और इसके लिए हमारा बेस सेटअप है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हमने लागू कर दिया है, कहीं ना कहीं स्टेबलाइज्ड है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, टैक्स बॉयंसी दिखने लगी है। धीरे धीरे करके जो जीएसटी के टैक्स कलेक्शंस निकल के आ रहे हैं वो अच्छे क्वांटम में निकल के आ रहे हैं। जीएसटी रिटर्न्स को सही तरीके से फाइल किया जा रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न भी ठीक तरीके से फाइल हो रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में मीडियम टर्म में एग्रीगेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 1.5 से 2% तक बढ़ेगा। तो ये सब बातें यहां पे की जा रही हैं। कुछ चीजें यहां पे प्रॉब्लमैटिक हैं जिसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, जैसे कुछ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के स्टेप्स सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही सरकारी एसेट्स की, लेकिन वो बहुत धीमे चल रहा है, जिसके चलते सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा। भारत संचार निगम लिमिटेड जैसी कंपनियां जो कि टेलीकॉम फील्ड में काम करती हैं, इनको करना ही नहीं चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर का सारा काम हमें प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए। पता नहीं क्यों सरकार बीएसएनएल को लगातार सब्सिडी देती रहती है। सरकार समय समय पर एम्प्लॉयमेंट मेला कंडक्ट कराती है वैकेंट पोस्ट के लिए, ऐसी वैकेंट पोस्ट के लिए जिनकी जरूरत नहीं है। फिर अगर आप देखो, इलेक्टोरल रीजंस की वजह से लार्ज गिव अवे नहीं करने, फॉर एग्जाम्पल कैश ट्रांसफर करना। ओके, अब भाई देखिए, कमोडिटीज और सर्विसेज को, और इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कमोडिटीज और सर्विसेज को सब्सिडाइज करना जरूरी है, लेकिन ओवरऑल एक लिमिट से ज्यादा आप लोगों की बात सुनने लोगों। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके आना। अब ऑथर यहां पे बोल रहा है कि अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके आ जाते हो तो ये एक लार्ज स्केल गिव अवे है। जो खर्चा, एक बड़ा खर्चा हम पहले अवॉइड कर चुके हैं, उस खर्चा को आप इलेक्टोरल रीजंस की वजह से जबरदस्ती वापस लाने की कोशिश करो। दिस इज नॉट अ गुड फाइनेंशियल स्टेप, खासकर तब जब हमारा पब्लिक डेप्ट इतना बड़ा हुआ है। जी हाँ, समझिए, यहाँ पे ऑथर ओल्ड पेंशन स्कीम के अगेंस्ट बात कर रहा है। बहुत सारे सरकारी इंप्लॉयज ऑथर को सूली पे टांग देंगे कि भाई ये क्या बोल रहे हो, समझ गए। तो मतलब यूनियन गवर्नमेंट को और राज्य की सरकारों को मार्केट के नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अपनी सरकार बनाने के लिए फ्री में आप पैसा बांटते रहो सब्सिडी में, पेंशन में, वो चल नहीं पाएगा। क्योंकि पैसा आप उतना ही बांट सकते हो जितना आपके पास है, उससे ज्यादा बैठोगे तो आपको उधार उठाना पड़ेगा, और उधार लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होता, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर अगला भाई, मेजरिंग वेलबींग इन इंडिया। अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो मार्च क्वार्टर में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.1% है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। ओके, काउंटर क्लेम्स ये भी बोलते हैं कि भले इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, पॉवर्टी बढ़ रही है, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो दोनों तरफ की डिबेट्स को हमने यहां पे देखा। अब अगर आप यहां पे देखो, वेलबींग के मेजर्स की बात की जाए तो बहुत सारे लोग इस पर अपने व्यू पॉइंट देते हैं। अमर सेन साहब ने व्यू पॉइंट दिया, एंगस डीटन साहब ने यहाँ पे व्यू पॉइंट दिया। अगर बेसिकली यहां पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है, वैसे तो एंड में यहां पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया है सरकार को, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लाइफ सेटिस्फैक्शन के बीच में और इनकम के बीच में रिलेशनशिप को यहां पे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए गैलप वर्ल्ड पोल का सर्वे कराया गया। इस सर्वे से पहले तो यह पता चला कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका लाइफ का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। आप बोलोगे सर ये कौन सा गैलप वर्ल्ड सर्वे ने मतलब तब तो फाड़ दिया ये बोल के, वो तो ऑब्वियस सी बात है। आज की डेट में जो इंसान कुछ नहीं कमा रहा, उसका 20,000 रुपए महीने कमाएगा, उसका लेवल बढ़ेगा। वो 50,000 कमाएगा, लेवल बढ़ेगा। 80,000 कमाएगा, लेवल बढ़ेगा। वही आदमी 10 लाख रुपए महीने कमाने लगा, लेवल और बढ़ जाएगा। लेकिन भाई हमेशा ऐसा नहीं होता। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में फर्क होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में जब आपकी इनकम बढ़ती है, आपका लाइफ का सेटिस्फैक्शन बढ़ता रहता है। डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। डेवलपिंग कंट्रीज में जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना, तो लाइफ का लेवल जरूर बढ़ेगा, पर उसके साथ 50 तरीके की टेंशनें बढ़ेंगी। तो हर बार दोस्तों आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई इनकम बढ़ती ही चली जा रही है और आपका लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता ही चला जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये बात बिल्कुल सच है। कल की डेट में आप बिजनेस भी खोल देते हो और बिजनेस से आपको लाखों करोड़ रुपए भी आ जाते हैं, तो उसके साथ इतनी टेंशन आएगी, आपके दिमाग में प्रॉब्लम आएगी कि कॉम्पिटिटर को पीछे रखना है, वो हमें कहीं क्रॉस ना कर जाए। समझ गए बात को? तो बेसिकली यहाँ पे थ्रेशोल्ड इनकम इफेक्ट की बात की जा रही है। मतलब एक लेवल तक ही ओवरऑल आपके लाइफ का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। मान लीजिए आप 20,000 कमा रहे हो, अब आप 2.5 लाख रुपए महीने कमाने लगो,
तो खाओगे तो वही ना, आटा दाल चावल, उसी घर में रहोगे। तो फिर 2.5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम 10 भी पहुंच जाती, 20 लाख रुपए प्रति महीने पहुंच जाती, तो भी आपके खर्चे उतने ही रहने वाले हैं जो 2.5 लाख में भी पूरे हो रहे। तो उसको बोला जा रहा है थ्रेशोल्ड इफेक्ट। तो एक लिमिट से ज्यादा अगर डेवलपिंग कंट्री में आपकी इनकम बढ़ती जाती है, उससे आपका लाइफ सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज में बढ़ती इनकम के साथ लाइफ सेटिस्फेक्शन लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि काम लिमिटेड रहता है एक इंडिविजुअल के ऊपर। डेवलपिंग कंट्रीज में जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी, उतनी जिम्मेदारी, उतना ही प्रेशर आपके दिमाग के ऊपर बढ़ेगा। एक लेवल के बाद इनकम बढ़ती भी जाएगी, तो भी आपके लाइफ का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक समय के बाद इसके बीच में जो रिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे ओवरऑल सरकार और लोगों का सरकार के ऊपर जो ट्रस्ट है, उसके रिस्पेक्ट में बात की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार के ऊपर लोगों का ट्रस्ट, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से लाइफ सेटिस्फेक्शन और इनकम का रिलेशन है ना, उसी प्रकार से सरकार के ऊपर ट्रस्ट का रिलेशन है। यहां पे बहुत सारे अलग अलग कह लो इंडिविजुअल डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एज, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, वो जो रिस्पॉन्डेंट है रूरल इलाके में रह रहा है, अर्बन इलाके में रह रहा है, उसकी इनकम और उसकी ग्रोथ, ये भी कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटी को और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन के लेवल को और ओवरऑल सरकार के साथ वो बंदा कितना खुश है, इन सब चीजों को डिसाइड करता है। फिर यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बताया जा रहा है कि अगर एज ज्यादा है एक इंडिविजुअल की, तो उसके सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा ज्यादा होगा। एज कम है तो कम होगा। ऑब्वियसली बात है, 55 साल से ज्यादा का जो इंडिविजुअल है, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए जो इनकम लेवल है वो अलग होनी चाहिए। 25 से 45 साल वाले के लिए अलग होनी चाहिए। फिर ओवरऑल यहाँ पे कुछ जैसे कि फॉर हिंदू नेशनलिज्म, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मुस्लिम और दलित के अगेंस्ट वायलेंस, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, इसकी बात की जा रही है। उस पर अभी के लिए हम नहीं जाते हैं, उस पर जाना ठीक नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया हो लाइफ सेटिस्फैक्शन और इनकम इनइक्वालिटी के रिस्पेक्ट में गैलुप सर्वे यहाँ पे क्या बोल रही है। और आज का आखिरी आर्टिकल, रेजिलियंट बट जस्ट लॉपसाइडेड ग्रोथ दैट बाईपासेस पुअर नेशंस, रिस्क अफेक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लेटेस्ट अपडेट आया टू इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इट पॉजिट्स अ ग्लोबल इकोनॉमी शोइंग साइंस ऑफ हैविंग वेदर्ड इट्स मोस्ट रिसेंट चैलेंजेस। भाई देखिए, यूएस और स्विट्जरलैंड के अंदर बैंक कोलैप्सेस हुए। यूएस के अंदर तो ओवरऑल जो डेब्ट सीलिंग के लेवल को बढ़ा के क्राइसिस हुई, उसके चलते इंटरनेशनल इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफ आने की बातें सी चलने लगी थी। लेकिन अब वो चीजें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती नजर आ रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो 20 बेसिस पॉइंट्स का अपग्रेड आया है अप्रैल प्रोजेक्शंस में इकोनॉमी को लेके, वो पॉजिटिव है। बट ऑब्वियसली बात है, इतना पॉजिटिव भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, पहले जितनी चीजें गड़बड़ नहीं लग रही हैं, बट चीजें अभी भी पूरी तरीके से सही हुई नहीं है। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवर गोरेनचास ने ट्यूसडे को बोला कि मैनी चैलेंजेस स्टिल क्लाउड द हॉराइजन। कुछ एडवर्स रिस्क मॉडरेट जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी टेंशंस प्रेजेंट हैं। कैसी? तो भैया देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना में स्लो डाउन चालू है ग्लोबल और डोमेस्टिक हेडविंग्स के चलते। यूएस के अंदर पैंडेमिक एरा के बाद जो कैश ट्रांसफर्स हुए थे, उससे फैमिलीज को मदद मिल गई अपने आप को सुधारने में, लेकिन अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस यूएस के अंदर बढ़ गई, लोगों के पास कमाई ज्यादा है नहीं। चाइना की जब इकोनॉमी ओपन हुई थी, तो एकदम से ऐसा हुआ था कि भैया पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भी अब फिजल आउट हो रहा है। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल गिरा हुआ है, उसके एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते पूरा यूरोप यहां पे हाई फ्यूल कॉस्ट से सफर कर रहा है, जिसके चलते यूरोप की ग्रोथ भी रुक गई है। खासकर जर्मनी और फ्रांस की ग्रोथ बहुत हद तक रुकी हुई है। तो बहुत सारे डिटेरियोरेटिंग फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स हमारे सामने खड़े हुए हैं। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ज्यादातर सेंट्रल बैंक जितना इन्फ्लेशन का टारगेट लेके चलते हैं, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। रशिया ने ब्लैक सी ग्रेन डील को टर्मिनेट कर दिया है। यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बम गिरसाने लगे हैं। तो इससे जो ग्रेन प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में, वो 15% और बढ़ सकते हैं और लो इनकम इकोनॉमी जैसे अफ्रीका को इंपैक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल डेप्ट रेजोल्यूशन के ऊपर कोई खासा बातचीत है नहीं। तो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट के लिए जो लॉपसाइडेड ग्रोथ पैरामीटर्स को लेके चल रही हैं, ये इंटरनेशनल ग्रोथ स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली। यही सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। पूरी दुनिया ग्लोबली इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड है, तो एक डेवलप्ड कंट्री का डिसीजन पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के एडिटोरियल में इतना ही था। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चाहे तो मेंटरशिप कोर्स को यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत से इंसाइटफुल टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे।